तर बंद करू? एकदा लिव्ह मीटिंग करा सर. लिव्ह मीटिंग, तिथे लिव्ह मीटिंग आहे कुठे? स्टॉप वरती ऑप्शन असेल, स्टॉप स्क्रीन शेअर म्हणून. नाही, ते इथे दिसत नाहीये. मी एक सेकंड, गोल 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 फिरते. मी त्याला कंट्रोल ऑल डिलीट करून टास्क थांबवतो. ठीक आहे. हो सर, आपण आता लाईव्ह आहोत हा. हो. ओके. जय हिंद. मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन राष्ट्रवादी प्रबोधिनी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं. हम हर हफ्ते इसी समय मिलते हैं इस फेसबुक पेज के ऊपर और देश की सुरक्षा के जो अलग अलग पहलू होते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं. आज जिस विषय के ऊपर हमने बात करनी है वो है कारगिल वॉर या ऑपरेशन विजय, अ सागा ऑफ करेज, ब्लड, गट्स एंड. कारगिल वॉर. हेलो. ओके, मेरी आवाज तो? यस यस सर, यस आवाज आ रही है. ओके ओके, ठीक है. तो ओके, मेरी प्रेजेंटेशन शुरू हो गई है. तो आज हम कारगिल वॉर के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको पता है कि 26 जुलाई को कारगिल वॉर को 21 साल पूरे होने वाले हैं. और ये ऐसा समय था कि जो पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे इलाके में घुसखोरी की थी कारगिल में, और लास्ट वाले पाकिस्तानी सोल्जर को मार के हमने हमारा जो पूरा एरिया था इसे बिल्कुल सिक्योर किया था. तो इसलिए इस ऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो मेरी रेजिमेंट है मराठा रेजिमेंट, उनका मोटो है ड्यूटी, ऑनर और करेज, कर्तव्य, मान और साहस. और इंडियन आर्मी हमेशा देश की सुरक्षा के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो करने के लिए हमेशा. तो ये आर्मी के उस सोल्जर्स को डेडिकेट किया जाता है जिन्होंने अपनी देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी. याद रखिए, इस लड़ाई के अंदर 550 हमारे वीर जवान और अधिकारियों ने अपना ब्लड वहां पे देश के लिए वहां पे अपना ब्लड डाला है. आज इन सभी को हम याद करते हैं और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मे देयर साउल्स रेस्ट इन पीस इन द गैलरी ऑफ ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव. तो इनको एक बार सैल्यूट करके हम हमारी प्रेजेंटेशन जो है इसे आगे बढ़ाते हैं. अगर आप देखेंगे 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और इमीडिएटली हमारी सेना ने अलग अलग वॉर्स के अंदर हिस्सा लिया. सबसे पहला वॉर पाकिस्तान के साथ हुआ 47 में, 1 साल चला लद्दाख के अंदर, 6 महीना चला,
बाकी के जम्मू कश्मीर के अंदर वो हमने जीत लिया। दूसरा वॉर 1965 में हुआ, जहां पे हमने जो हम जीता, और जो हाजीपीर पास थी उस वो हमने वहां पे उस समय जीत ली थी, लेकिन उसे बाद में वापस किया गया। 1971 के अंदर हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश एक अलग अलग देश बन गया। और कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ, जुलाई के महीने में खत्म हो गया था, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। जब तक चीन का सवाल है, हमारी चाइना के साथ 1962 में लड़ाई हुई थी जो 4 हफ्ता चली। उसके बाद उनके साथ नाथुला में एक बड़ा स्कर्मिश हुआ था, जहां पे हमने 350 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था। उसके बाद सुंगडोरोंगचू जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, वहां पे एक स्टैंड ऑफ हुआ था। वहां पे हमने उनको पीछे जाने के लिए मतलब फोर्स किया। इसके सिवाय इंडियन आर्मी देश की राष्ट्रीय हितों को रक्षण करने के लिए श्रीलंका भी गई थी, जिसे ऑपरेशन पावन के नाम से पुकारा जाता है, जो यहाँ पे आपको लास्ट में नजर आ जाता है। ऑपरेशन पावन के अंदर हमने एलटीटी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसके बाद ऑपरेशन कैक्टस, यानी कि हमारी पैरा ब्रिगेड गई थी मालदीव के अंदर, और मालदीव के ऊपर जो आक्रमण कर रहे थे कुछ लोग, उसको हमने डिफीट कर लिया था। इसके सिवाय हैदराबाद को लिबरेट करने के लिए ऑपरेशन पोलो, ये 1948 में हुआ। इसके बाद लिबरेशन ऑफ गोवा जो था, ये हो गया आपका 61 के अंदर। और सियाचिन ग्लेशियर जो हमने जिसके ऊपर हमने कब्जा किया था, ये हुआ था इसी समय, जिसे हम ऑपरेशन मेघदूत के नाम पे पुकारते हैं। इसके सिवाय इंडियन आर्मी अलग अलग एंटी टेररिस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रही है। पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ऑपरेशन वुडरोज था, ऑपरेशन रक्षक, इन सभी में मैंने खुद ने हिस्सा लिया हुआ है। और जब तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहां पे 1980 के बाद जो दहशतवाद शुरू हुआ या प्रॉक्सी वॉर उसे बोला जाता है, ये आज भी चालू है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है यह कम हो गई है। इसके सिवाय इंडियन आर्मी देश के बाहर भी गई हुई है और भी इस पे काम किया हुआ है, तो ये सभी के बारे में हम बातचीत तो करेंगे ही। तो अभी हम आगे इसमें जाते हैं कि आगे वाला जो है वो है हमारा, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, थोड़ी सी हैंग हो रही है। मैं आशा करता हूं कि हम इसे आगे बढ़ा सकेंगे। देखते हैं कि क्या ये आगे जाता है कि नहीं है, थोड़ा हैंग हो रहा है। कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए, हम यहाँ पे थे, यहाँ हैंग हो गया था। ये है हमारे, जब ये लड़ाई हुई थी तो हमारे पंतप्रधान थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। वो एक पोएट थे, और उन्होंने कारगिल वॉर होने से पहले फरवरी के अंदर वो गए थे लाहौर बस यात्रा के ऊपर, और तभी उन्होंने अपनी जो कविता थी वो कविता वहां पे बोली थी। ये कविता के ऊपर देख रहे हैं क्या बोलते हैं वो कह रहे थे कि भारत पाक पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे, दोनों को ही सहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। अटल बिहारी जी चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे बनने चाहिए। वो बोलते थे कि इतनी सारी लड़ाइयां जो हमने लड़ी हुई है, इसके बाद लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो गए थे वहां पे लाहौर में, पाकिस्तान के अंदर। उनके साथ उस समय के काफी सारे लोग थे जी कि जो पाकिस्तान से हमारे देश में आए थे। देवानंद है, या जो फिल्म एक्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा थे, काफी सारे लोग थे। और सबको उस समय बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद हमारे दोनों देशों का जो संबंध है वो अच्छा होगा। लेकिन जब ये कविता बोल रहे थे अटल जी, जब ये सब चीज चल रही थी, उसी समय पाकिस्तानी आर्मी हमारे देश के अंदर, कारगिल के अंदर घुसखोरी कर रही थी। तो यानी कि कहना एक बात है, ठीक होना एक अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का इरादा बहुत ही साफ है। और ये एक फेमस फोटोग्राफ है टाइगर हिल का, कि जो कारगिल की लड़ाई को ये दिखाता है। तो ये देखिए, अभी
मैं इस लड़ाई के बारे में बातचीत करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लड़ाई होती थी, इसमें कितनी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी थी, क्योंकि ये जो एरिया था, ये बहुत टफ था। यहाँ पे जो हाइट्स थी, ये बहुत ज्यादा बड़ी थी। अभी उसके ये सब इसके ऊपर हम जाते हैं। पहले एक बार मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे लेह लद्दाख का जो एरिया है, उसे हम देखेंगे। अभी देखिए, ये पूरा एरिया लद्दाख है, जहाँ मेरा एरो घूम रहा है, और जो ग्रीन में दिखाया हुआ है, ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज है। और ये जो दिखाई हुई है बॉर्डर, ये इसे एलओसी बोलते हैं, और आज भी एलओसी के ऊपर फायरिंग हुआ है अखनूर वगैरह के अंदर, और हमारी कुछ कैजुअलिटीज हुई है। और ये जो ब्लैक हुआ है, ये बेसिकली सचिन ग्लेशियर है, एक ऊपर की जगह है जहां से हम इस इलाके के ऊपर नजर रख सकते हैं। और यहाँ से नीचे वाला जो भाग है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां से ये पूरे एरिया के अंदर इंडियन आर्मी है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। कश्मीर के 3 बड़े हिस्से हैं, लद्दाख का हिस्सा है, कश्मीर श्रीनगर के आसपास का एरिया, और जम्मू उधमपुर का एरिया। और ये जो लाल में जो हिस्सा दिखाया हुआ है, ये अक्साई चीन का एरिया है, जो 1962 के वॉर के अंदर चाइना ने हमारे से छीन लिया। हमारी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय भी नहीं की थी। देखिए हमारे किस प्रकार के रूलर्स थे कि बॉर्डर एरिया में हमने हमारी आर्मी भी डिप्लॉय नहीं की थी। इस तरफ चाइना है, और ये जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान ने इतना सारा हिस्सा ये चाइना को प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि चाइना यहाँ से चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी आजकल काम कर रहा है, वो यहाँ से जाता है। तो ये टोटल कश्मीर, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, यह है अक्साई चीन, यह है हमारा एरिया, यह है LAC, यह है LOC लाइन ऑफ, और ये है LAC जो हमारे चाइना के साथ है। इस तरफ ये बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, और ये जो बॉर्डर है, ये चीन के साथ लगी हुई है। और आपको पता है कि आज का भी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो 9 मई को शुरू हुआ था, वो सब ये इस एरिया में हो रहा है। तो आगे हम आगे जाते हैं, और ये जो एरिया है ग्रेट हिमालयन रेंजेस, इसे देखते हैं। अभी ये देखिए कि ये जो लाल में दिखाए हुए हैं, ये सब पाकिस्तान या दुश्मन के ठिकान है। गिलगिट एक बहुत बड़ा एरिया है, अस्टोर, स्कर्दू, अभी लेटेस्ट खबर आई थी कि स्कर्दू में शायद चाइना के जो विमान है वो यहाँ पे उतर रहे हैं, ये उनकी रोड नजर आ रही है। खपालू, इसके बाद अक्साई चीन जो चाइना के साथ है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ है। और ये हमारा रोड है, जो द्रास से लेकर कारगिल से लेह की तरफ जाता है। और ये नदियां जिसे बोलते हैं शोक रिवर, यहाँ पर आप उसे देख रहे हैं। और जब आप कारगिल से हिमालय की तरफ देखते हैं, तो इसकी शक्ल इस प्रकार से नजर आती है। यहाँ पे हाइट्स कितनी थी? 13,000 14,000 फुट से लेकर 21-22,000 फुट। यहाँ पे बर्फ बहुत ही ज्यादा गिरती है। यहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं है। अगर हम पूरी लेह और कारगिल की बात करते हैं, तो दोनों को मिला के जो पॉपुलेशन है, वो 3 लाख के आसपास है। यानी कि हमारी मेट्रो सिटीज लीजिए, जैसे पुणे है, पुणे की पॉपुलेशन 35 लाख के पास है, आसपास है। मुंबई है 1.5 करोड़ के आसपास है। दिल्ली है 1 करोड़ से ज्यादा है। कलकत्ता है। तो यानी कि कंपैरेटिवली यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। और ये जो स्कार्डू आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ये पहाड़ियां नजर आ रही है, तो ये यहाँ का एक मुख्य ठिकाना है, जहां से ये जो पूरी प्लानिंग हो गई थी इस लड़ाई की, ये यहां से हुई थी। तो ये स्कार्दो का टाउन। इसके बाद इस नदी ग्लेशियर से, ये बाल्टारो ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? आजू बाजू के पहाड़ी का जो बर्फ है, जब बर्फ बहुत ज्यादा होता है तो नीचे वो आ जाता है, और एक आइस की नदी बनती है। इसमें पानी अभी नहीं होता, जब ठंडी होती है तब पानी नहीं होता है। जब समर्स आते हैं तो आस्ते आस्ते बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, और इन नदियां का ये जो बर्फ पिघल के जो पानी है, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। आपको पता है कि हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है, या हमारी गैंजेस वगैरह, ये सब इस प्रकार से ग्लेशियर से निकलती है। तो ये ग्लेशियर, और इसके बाद समर्स के अंदर कुछ लेक्स भी फॉर्म हो जाते हैं।
ये लेक नजर आ रहा है आपको कि जो स्कार्डू के आसपास है। और आपको पता है कि जो आजकल हम जो बात कर रहे हैं पेंगोंग त्सो लेक, जहाँ से चाइनीज अभी पीछे नहीं गए हुए हैं, वो भी तकरीबन एक काफी बहुत बड़ा इस प्रकार का ये लेक है। और ये अलग अलग वैली, यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन ये अभी जब बर्फ नहीं, तो एरिया इस प्रकार से नजर आ रहा है। बर्फ होता है तो यह पूरा एरिया सफेद होगा। अभी जब बर्फ पिघल जाता है तो यहाँ पे आस्ते ग्रास आनी शुरू हो जाती है। और फिर जो हमारे उस इलाके में वाले जो रहने वाले जो लोग होते हैं, जो जानवर पालते हैं, तो जानवरों को ग्रेजिंग करने के लिए वो इस प्रकार के इलाके में ले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ का जो पानी समर्स के अंदर इसकी स्पीड काफी होती है और कोई भी रिवर को आप क्रॉस नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्रॉस करने के लिए आपको ब्रिजेस लगते हैं, लेकिन ये जो ब्रिजेस है, ये स्टील वायर रोप है। मतलब यहाँ से आदमी चलता है। ये देखिए, एक छोटा ब्रिज है, एक बड़ा ब्रिज है। एक समय एक ही आदमी चल सकता है और ये स्टील वायर के ऊपर ये ब्रिज यहाँ पे बांधा हुआ है। अभी ये जो आपको नजर आ रहा है, यह है काराकोरम पीक। ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है और ये काराकोरम पीक आपको नजर आ रहा है। काराकोरम पीक ये हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान के अंदर। आपको ये याद होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पीक है, वो है नेपाल के अंदर। और जो हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक हमारे एरिया में जो है, वो है अर्थात कांचनजंगा, जो आप सिक्किम से देख सकते हैं या आप उसे दार्जिलिंग से देख सकते हैं। और जो ऑपरेशन काराकोरम नाम का एक ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने शुरू किया था, जिसके अंदर उन्होंने हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार का दहशतवाद किया, तो ये ऑपरेशन काराकोरम जिसके नाम पे दिया था, इस पीक के नाम उसे दिया गया था। ये देखिए मस्को वैली, यहाँ से पाकिस्तानियों ने हमारे एरिया में आने की कोशिश की थी। ये हमारे पॉइंट है 0.4875 वगैरह, और ये वैलीज है जहाँ पे नदियां तैयार हो रही है। यह है वो फेमस सियाचिन ग्लेशियर, जो जिसके ऊपर इंडियन आर्मी तैनात है। अभी आप देखिए कि कितनी बड़ी 17,000 18,000 फीट इतनी है। और ये देखिए पहाड़ी कितनी सख्त है। यहाँ पे अगर आपको रहना होगा तो किस प्रकार से रहना होगा। तो इस इलाके की इंपॉर्टेंस क्या है, ये अंदर आने की कोशिश क्यों थी, क्या उनका इरादा था, इस विषय के ऊपर बातचीत करनी ही जरूरत है। ये देखिए, ये इलाका ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है। और ये जो आपको एलसी नजर आ रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इस तरफ पाकिस्तान है और अर्थात इस तरफ हमारा देश है। ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान की इंडस रिवर ये आपको नजर आ रही है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, शायद आप देख रहे होंगे। सियाचिन ग्लेशियर है, एनजे 9842 है। और तुर्तुक यह हमने 1971 में कैप्चर किया था। चोरबतला, पटाली, कारगिल, द्रास, इस सभी एरिया में मैंने खुद ने भी सर्विस की हुई है। और यह है हमारा एक ओनली एक्सिस जो जाती है लेह की तरफ। ये देखिए, इस तरफ श्रीनगर है, श्रीनगर से शुरू होता है, सुजुल्ला के ऊपर से ये द्रास में आता है, द्रास से काक्सर में जाता है, उसके बाद कारगिल, उसके बाद ये आगे रोड टर्न होती है लेह के लिए। तो ये जो एरिया है, पर पाकिस्तान का इरादा ये था कि इसके ऊपर कब्जा किया जाए, ताकि जो हमारा एरिया जो है जो पूरा हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, वही बंद किया जाए। जिससे क्या होगा कि जिससे वो पूरा एरिया में हम हमारे जो ट्रूप्स है उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये आगे थोड़ा हैंग हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको हलचल कर दी। ये ग्लेशियर, यह सब भी स्लाइड हमने देखी हुई है, अस्तार वगैरह, काराकोरम, मस्को वैली, सियाचिन ग्लेशियर। और हम इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर रहे थे। यहाँ से मैंने पीछे जाने की एक बार फिर कोशिश की। और ये देखिए पाकिस्तान का ये एम क्या था, पाकिस्तान ने ऑपरेशन विजय ये क्यों शुरू किया, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये एक इंडियन आर्मी का एक सागा था, ब्लड गट्स ग्लोरी का। और हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को हमने किस प्रकार से इस एरिया में डिफीट किया। यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सख्त है। टेम्परेचर सब जीरो, यानी कि 0 डिग्री से लेकर -30 -40 इतना होता है।
यहाँ पे विंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे लो क्लाउड्स होते हैं, रात के समय बहुत ही ठंडी होती है, हाइट जो है ये 9,000 फीट से लेकर 18,000 फीट तक होती है, माउंटेन्स जो है बैरन है। अगर देखिए यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ था और अगर उसके ऊपर हमने हमला करना है तो दुश्मन बहुत देर तक आपको आते हुए देख सकता है। तो यहाँ पे हमला करना यानी कि खुद की जान के ऊपर अपनी जान हथेली के ऊपर हमला करना, इस प्रकार की ये कार्रवाई थी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दुश्मन देख सकता है। तो ये प्रॉब्लम थी इस इलाके में लड़ाई करने की। और ये जो सब एरिया है 14,000 16,000 फुट के ऊपर था, इसलिए यहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन करने की जरूरत होती है। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? इस इलाके में ऑक्सीजन कम होता है। 9,000 फीट तक के जब तक बात है तो 9,000 फीट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन होता है, जंगल होते हैं। लेकिन 9,000 फीट के ऊपर जंगल नहीं होते तो ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाती है। तो ऐसे समय के अंदर आपको पहले 9,000 फीट के ऊपर जो यहाँ का मौसम है उसकी उसमें रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 6 दिन आपको यहाँ पे रखा जाता है। पहले दिन आप सिर्फ यहाँ पे 1 किलोमीटर का अंतर चलते हैं, दूसरे दिन 1,000 मीटर ऊपर चढ़ते हैं, तीसरे दिन थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाते हैं, चौथे दिन और ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है इसकी फिजिकल कंडीशनिंग भी होती है और मेंटल कंडीशनिंग भी होती है। और छठवां दिन आप अपना जो बैटल लोड है यानी कि पीठ के ऊपर सामान लेके आप आगे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 9,000 फीट के ऊपर पहली एक्लिमेटाइजेशन होती है, उसके बाद जो दूसरी एक्लिमेटाइजेशन होती है और 6 दिन के लिए वो होती है 11,000 फीट के ऊपर, फिर 6 दिन वहां पे, फिर उसमें से 10-15% सोल्जर्स जो है वो अनफिट पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो हार्ट है, उनका जो ब्लड प्रेशर है, तो वो लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन जो फिट हो जाते हैं उनको फिर भेजा जाता है 13,000 फीट के ऊपर, और वहां पर भी आप रहते हैं 6 दिन के लिए, और 22nd डे को आप वहां पे लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यानी कि 22 से 23 दिन आपके बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए लगता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बोल्डर्स नीचे आते हैं, इसलिए जवानों का डेथ हो जाता है। यहाँ पे जब बर्फ होती है तो जिसे बोलते हैं ग्लेशियर्स, ये नीचे आ जाते हैं, तो एरिया ये बहुत डेंजरस हो जाता है। अभी यहाँ पे जाने के लिए रास्ते कौन से? अभी यहाँ से कहाँ, अगर इसके ऊपर आपने हमला करना है तो देखिए किस प्रकार का ये रॉकी फेस है। यहाँ पे चढ़ना कोई आसान है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। और आपको दुश्मन बहुत ही दूर से ही देख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर जाना है तो आपको अलग अलग प्रकार के जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि खुद के पीठ के ऊपर सामान ले जाना, घोड़े, ये जो यहाँ पे इनके पीठ के ऊपर 70 से 80 केजी ये सामान लिया जाता है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकती है जहाँ पे हेलीपैड्स है। तो इस प्रकार के अलग अलग लोड्स तरीके से जो आप सामान ले जाते हैं आपको नजर आता है कि यहाँ पे देखिए सोल्जर हाथ में वेपन है, उनका क्लोथिंग का ही वेट 5-6 केजी होता है, पीठ के ऊपर उनका खुद का मैट्रेस है और इसके अंदर उनके एम्युनिशन वगैरह है। तो ऑलमोस्ट 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी का वेट सोल्जर अपने बदन के ऊपर कैरी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि सोल्जर की क्षमता यहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हाई एल्टीट्यूड में आप बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की ही कमी होती है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कारगिल के अंदर दहशतवाद तैयार करने की, लेकिन वहां पे उनको बिल्कुल कोई यश नहीं मिला, क्योंकि कारगिल के जो लोग हैं बहुत ही देशभक्त है। तो इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई तो उन्होंने की, लेकिन उसमें कोई उनको बिल्कुल सक्सेस यहाँ पे नहीं मिला। अब ये देखिए जो अलग अलग हिमालय रेंजेस है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पहला है ये ग्रेट वेस्टर्न हिमालय रेंजेस। हमारा जो कश्मीर वैली है वो इस तरफ है। अभी इसके बाद ये झंस्कार रेंजेस है। तो हिमालयन रेंजेस और झंस्कार रेंज के बीच में जो है वो है कारगिल। यहाँ पे आपको कारगिल नजर आ रहा है। उसके बाद है लद्दाख रेंजेस। तो झंस्कार रेंजेस
और लद्दाख रेंजेस के बीच में लेह है, यानी कि आपको एक और पहाड़ी की लाइन यहाँ पे क्रॉस करनी पड़ती है। श्रीनगर से यहाँ आना पड़ता है, तो जोजिला के ऊपर से आपको यहाँ आना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आपने शोक की तरफ जाना है, जहाँ पर अभी आजकल की गड़बड़ शुरू है, आपको पता है कि जो चाइनीज के साथ स्टैंड ऑफ हो रहा है वो 4 जगह पे हो रहा है। पैंगोंग त्सो लेक, गलवान वैली, उसके बाद डेप्सांग का एरिया, तो वो सब इस तरफ है। और इसके बाद ये जो नज़र आ काराकोरम रेंजेस, अर्थात ये चाइना के अंदर है और कुछ पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद सेंट्रल एशिया शुरू हो जाता है। तो ये सभी बहुत ही हाई रेंजेस है। ये इसे एक कोल्ड डेजर्ट के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे लड़ना है तो कितना आसान था या कितना डिफिकल्ट था। यहाँ पे लड़ना बहुत ही डिफिकल्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपके सामने ये जो मैप आ रहा है, ये देखिए, इस तरफ जो है ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर नजर आ रहा है, और ये जो नीचे वाला एरिया है वो हमारा है। देखिए हमारा ये श्रीनगर, फिर उसके बाद जोजिला पास, फिर है द्रास, यह है कारगिल, यहाँ से कलसी, और कलसी से आप ले जाते हैं, इस तरफ बटालिक है, और इसके आगे जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है वो इसके आगे चल रहा है। एक ही रोड थी उस समय श्रीनगर से लेह के जाने के लिए, और ये भी 6 महीना ही खुली रहती थी। तो 6 महीने के अंदर जो भी सामान फौज को लगता है वो उसी समय आने की जरूरत है, उसके बाद कोई भी रोड नहीं खुलता है। तो पाकिस्तान का इरादा यही था कि अगर ये रोड के ऊपर कब्जा किया जाए तो लेह लद्दाख का पूरा एरिया कट ऑफ हो जाएगा, और कश्मीर को एक बार फिर वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर देंगे। और ये रोड 6 महीना ही खुला रहेगा। उसके समय जो क्योंकि अगर वहां पे कोई लैंडस्लाइड हो गया तो रोड बंद हो जाएगी, कोई एवलांच हो गई तो रोड बंद हो जाएगी, और रात के समय यहाँ पे ट्रैफिक नहीं हो सकता क्योंकि एरिया बहुत ही सख्त है। ट्रैफिक ये सुबह 7:30-8 बजे के बाद शुरू होता है और शाम को 6 से पहले आपको ये रोकना पड़ता है। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। तो अभी हम इसके दूसरे हिस्से के ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने जब ये लड़ाई की तो उसके कारण क्या था, उनका नेतृत्व कौन था, हमारा नेतृत्व कौन था, इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। श्री जॉर्ज फर्नांडिस हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर थे। एक बहुत ही सक्षम मिनिस्टर थे, लेकिन इतिहास ने उनको जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो कभी दी नहीं। बहुत ही बढ़िया डिफेंस मिनिस्टर थे। और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे जनरल वीपी मलिक। जब तक सवाल पाकिस्तान का है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का आपको फोटो नजर आ रहा है, और जब तक सवाल पाकिस्तान पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। ये जो प्लान बनाया था कारगिल के ऊपर, कारगिल को कैप्चर करने का, ये बनाया जनरल जियाउल हक ने, जो 71 वॉर के बाद 72 के बाद वो पाकिस्तान के डिक्टेटर बने थे। और हमारे देश में जो दहशतवाद शुरू हुआ, ये शुरुआत इन्होंने की। ऑपरेशन टोपैज या ऑपरेशन काराकोरम की जो हम बातचीत करते हैं वो शुरुआत इनसे हुई थी, और इनके समय ही उन्होंने एक प्लान बनाया था कि कारगिल को किस प्रकार से कब्जा किया जाए, सियाचिन को कैसे कब्जा किया जाए, और लद्दाख को भी किस प्रकार से कब्जा किया जाए। लेकिन तब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई। जब 99 की बात आ गई तो नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ये 4 बार रहे थे प्राइम मिनिस्टर। इनकी पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, लेकिन आज इनका हालात इतना खराब है कि 4 बार ये जेल में भी गए हुए हैं, और आज भी मेरे ख्याल से ये जेल में है। और उस समय जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो थे जनरल मुशर्रफ। ये एक बहुत ही एक आक्रामक अधिकारी थे, और उनका प्लान था जिससे का नाम इतिहास के पेजेस में गोल्डन लेटर्स पे डाला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे उल्टे-सुल्टे चीज करने की कोशिश की। आपको पता है कि कारगिल की लड़ाई के बारे में तो हम बात करने वाले ही है, लेकिन इसके सिवाय इन्होंने बाद में कारगिल की लड़ाई के बाद एक मिलिट्री कू कर दिया, यानी कि मिलिट्री का राज, नवाज शरीफ को उन्होंने जेल में डाल दिया और वो खुद डिक्टेटर बने, और वो अगले 10 साल वो डिक्टेटर बने हुए थे। और आज इनका हालत क्या है, आज उनको वो आज पाकिस्तान के अंदर रह भी नहीं सकते हैं। तो जितने ये जो डिक्टेटर्स थे, इन सब का लास्ट वाला हालात बहुत ही खराब हो गया। ये जेल में भी जाने वाले थे लेकिन बच गए। अभी ये जो डिक्टेटर थे जियाउल हक, जिन्होंने 10-11 साल पाकिस्तान के ऊपर राज्य किया,
उनका डेथ कैसे हुआ? तो उनका जिस विमान के अंदर वो जा रहे थे वो एक्सप्लोड हो गया था। ये माना जाता है कि कोई उनके दुश्मनों ने ये विमान के अंदर बॉम्ब रख के उनको एक्सप्लोड किया था। और आज जनरल मुशर्रफ का भी जो हाल है ये बहुत ही बुरा है। नवाज शरीफ का भी बुरा है। शरीफ को इमरान खान ने भी जेल में डाला हुआ है। और ये उनकी फोटो जब दोनों इकट्ठे थे, लेकिन नवाज शरीफ का कहना था कि इस लड़ाई के बारे में, ये लड़ाई हम करने वाले हैं, मुशर्रफ या आर्मी ने मुझे कभी भी नहीं बताया था। उल्टा जब इनका प्लान ये नवाज शरीफ का प्लान ये था कि जब जनरल मुशर्रफ कहीं बाहर गए थे, ये कारगिल के बाद वाली बात है, तो वो चाहते थे कि उनको वापस ही ना आने दें और जैसे वो वापस आएंगे उनको सीधा जेल में डाला जाए। लेकिन जनरल मुशर्रफ से ज्यादा टफ निकले और उन्होंने उल्टा नवाज शरीफ को जेल में डाला और सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये जो कारगिल के जो लड़ाई का जो प्लान बना, ये बहुत ही टॉप सीक्रेट था। ये किसी को भी नहीं पता था, केवल आर्मी छोड़ के। और आर्मी के अंदर भी सिर्फ कुछ लोग ही थे जिनको इसके बारे में पता था। इसलिए उन्होंने बाहर से किसी को भी लाया नहीं, ट्रुप्स को लाया नहीं। इसके बाद हमने मुशर्रफ को, आपको याद है कारगिल के बाद, कारगिल की लड़ाई 99 के अंदर हुई थी और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर काशिश की थी। को उन्होंने हमारे देश में बुलाया था, जिसे आगरा समिट के बारे में बोला जाता है। और तब लग रहा था कि एक बार फिर हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, लेकिन नहीं, मुशर्रफ बिल्कुल साफ थे कि आप आगरा दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, लेकिन मुझे तो सिर्फ कश्मीर ही चाहिए। और ये कुछ हुआ नहीं। मतलब पाकिस्तान और हमारे देश के अंदर जो मतलब ये होना था, पीस होना था, वो कभी हुआ नहीं। आईएसआई ये पाकिस्तान की गुप्तहेर संस्था है। ये हमारे देश में जो उल्टे काम कर रहे हैं वो करती है। और उनका वृद्ध वाक्य है, लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी कि भारत देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करना, दहशतवादी हमले करना वगैरह। और उनका दूसरा वृद्ध वाक्य है कि गवर्नमेंट्स विल कम एंड गवर्नमेंट्स विल गो, बट आईएसआई विल नेवर चेंज इट्स ग्रैंड स्ट्रेटेजी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। मतलब ये नहीं सोचता कि अभी कोई और गवर्नमेंट आ गया, इमरान खान है, दोस्ती हो जाएगी। हमारे पिछले 70 साल में हमारे अलग-अलग प्राइम मिनिस्टरों ने बहुत ही कोशिश की पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की, लेकिन दोस्ती कभी वो हो नहीं पाई। क्योंकि कारण उसका ये था कि इसका सबसे बड़ा कारण था कि पाकिस्तान को कश्मीर ये चाहिए था। इसलिए वो कभी उससे बिना रहना नहीं वो चाहते थे। पाकिस्तान ने के साथ दोस्ती करने की कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। हमारी सेना पूरी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को जीतने वाली थी। उन्होंने उनको वापस बुला लिया था। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान दोस्त बन जाएगा। पंडित जी के 1962 तक या 63 तक वो हमारे देश के पंतप्रधान थे। तकरीबन ऑलमोस्ट कितना 20 साल पंतप्रधान थे, लेकिन वो उनको इतने वो बड़े पीसनिक थे, लेकिन उनको कभी सक्सेस नहीं मिला। 65 के अंदर हमने हाजीपीर पास को वापस कर दिया पाकिस्तान को। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान दोस्त बन जाएगा, लेकिन वो दोस्त नहीं बन पाए। उल्टा शास्त्री जी का निधन ताशकंद के अंदर भी हो गया, काफी सस्पिशियस कंडीशंस के अंदर। इसके बाद 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने 94,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जो हमने पकड़ा था, उनको वापस कर दिया। कि शायद पाकिस्तान हमारा दोस्त बन जाएगा, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। उल्टा मिसेस इंदिरा गांधी का डेथ खालिस्तानी दहशतवाद के कारण हुआ, जो पाकिस्तान ने अनलिश किया था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही कोशिश की, और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी अपने पिछले टेन्योर में पहले दिन सबको बुलाने की कोशिश की, सबके साथ मित्रता करने के लिए, लेकिन ये बात बनी नहीं। तो ये जो पाकिस्तान के साथ ये जो लड़ाई है, ये कब खत्म होगी कोई नहीं बोल सकता। और पाकिस्तान के साथ अभी चीन का सब ये जो सिक्योरिटी चैलेंज चल रहा है, ये बहुत दिन अभी चलने वाला है। और इनका जो आईएसआई का एक वृद्ध वाक्य है, जिहाद इज नॉट ओनली एन मीन्स टू एन एंड बट ऑल्सो एन एंड इन इटसेल्फ। ही हु डाइज इन द कोर्स ऑफ जिहाद इज ब्लेस्ड बाय अल्लाह। मतलब शॉर्ट में यह है कि पाकिस्तान को भी इतना अकल है कि जिहाद करके कश्मीर को वो भारत से नहीं छीन सकते। ये उनको इतना इतना तो अकल उनको है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि वो जिहाद है और अल्लाह करते रहेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की जो कार्रवाई है ये चलती रहेगी।
कोई भी रूलर्स आने दो वगैरह वगैरह। अभी हम बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं कि ये लड़ाई किस प्रकार से हुई थी। पाकिस्तान ने दिसंबर 98 में इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी जनरल मुशर्रफ के समय के ऊपर, और उन्होंने एक प्लान जो तैयार किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था एक तो लद्दाख को तोड़ना और दूसरा कश्मीर का जो इश्यू है इसे इंटरनेशनलाइज करना। वैसे मैं हर एक स्लाइड के ऊपर 5 मिनट बात कर सकता हूं, लेकिन समय की कमी है और मैंने 5:50 को मेरी बातचीत बंद कर दी है और उसके बाद 10 मिनट के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, इसलिए मैं उसे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स को बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, इस तरफ है पाकिस्तान, इस तरफ है हम, और ये है हमारी रोड। श्रीनगर से पहले द्रास आती है, द्रास से कारगिल, कारगिल के बाद ये लेह जाती है, और ये है तरतुक। पाकिस्तान का क्या एम था कि पहले तरतुक के ऊपर कैप्चर किया जाए ताकि जो सियाचिन ग्लेशियर है इसका रास्ता को मेंटेन करने की जगह नहीं बचेगी। उसके बाद उनका दूसरा प्लान था कि द्रास के पास हमला किया जाए ताकि ये पूरी रोड बंद हो जाए, जिस जो कारगिल के लिए ये रोड थी ये बंद पड़ जाएगी और लेह के लिए भी बंद पड़ेगी, और तभी उस समय एक ही एक्सिस थी जो काम करती थी। अभी हमारा एक और रोड बना है जो हिमाचल प्रदेश से खरदुंगला से जाता है इसके अंदर लेह के अंदर, लेकिन वो सिर्फ 4-5 महीना ही खुला रहता है। और ये भी रोड जैसे मैंने पहले बोला था 6 महीना ये बंद रहता है, लेकिन अभी हम ये जहाँ जहाँ पे जोजिला है यहाँ पे नीचे एक टनल डिग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जोजिला के ऊपर से नहीं जाना पड़ेगा, आप नीचे से ही द्रास के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो ये कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। और पाकिस्तान ने किया क्या, अंदर तो डाला पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन वो जो थे वो जो दहशतवादी है उनके ड्रेस में उनको अंदर डाला हुआ था। और पाकिस्तान ने किसी को पता ना लगे इसलिए चुपचाप से प्लानिंग की। उन्होंने जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की जो बटालियंस थी इनका इस लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया। इनका ड्रेस देखिए, ये उनका ड्रेस है, और ये सब ये माउंटेन के ट्रूप्स होते हैं, लेकिन जिस ड्रेस में उनको भेजा गया वो ये ड्रेस था कि मुजाहिदीन का जो ड्रेस होता है, यानी कि सलवार कमीज जैकेट, ये कैप, पश्तूनी कैप, हाथ में AK-47 राइफल, तो शायद लगेगा। तो इसलिए कुछ देर तक जब लड़ाई शुरू हुई ऐसे लगा कि शायद ये दहशतवादी है, लेकिन बाद में इतनी बड़े संख्या में जो फैले हुए थे तो ये क्लियर हो गया कि ये दहशतवादी नहीं थे, ये पाकिस्तानी आर्मी के ये सैनिक थे। अभी ये एरिया एक बार फिर देखिए, आपको ये LOC नजर आ रहा है, और LOC के अंदर जो पाकिस्तान ने जो गड़बड़ की थी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये है कि जब उनके सोल्जर्स मारे गए तो उन्होंने उनको डिसोन कर दिया। ऐसे कौन सी आर्मी है कि जो अपने सोल्जर्स को डिसोन करती है, और एग्जैक्टली अभी यही कार्रवाई चाइना के साथ अभी चाइना ने अभी की हुई है। जब गलवान में हमारे जहाँ पे हमारे 20 सोल्जर ने अपनी जान की बाजी, चाइनीज सोल्जर्स को मारा हुआ है, लेकिन चाइना ये एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि उनको सोल्जर मारे हुए, और इनके जो चाइनीज सोल्जर्स के जो लास्ट राइट हुए वो बिल्कुल चुपचाप से किए गए। इसलिए चाइनीज सोल्जर आज चाइनीज गवर्नमेंट से बहुत ही नाखुश है। एग्जैक्टली यही पाकिस्तान ने उस समय भी किया था। सेंसरशिप का इस्तेमाल किया गया, ट्रूप्स को, अपनी फैमिली को बिल्कुल कोई लेटर भेजने के लिए मना कर दिया। इसलिए ये सब ये कोई भी मतलब ये इसलिए वो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट सरप्राइज डिसेप्शन के लिए उन्होंने चीजें का इस्तेमाल किया। जो बिल्डअप हुआ फौज का वो किस प्रकार से हुआ इसके बारे में पता होना चाहिए कि मार्च अप्रैल के महीने में उन्होंने अंदर घुसखोरी करने की कोशिश की। अभी ये जो एरिया है, बर्फ है, यहाँ पे हमारी जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि ये एरिया तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, और यहाँ पे उस समय जो हमारी फौज थी जिनकी वहां पे डिप्लॉयमेंट थी, तकरीबन एक ब्रिगेड 121 ब्रिगेड थी, यानी कि 3000 से 4000 ट्रुप थे, यानी 1000 किलोमीटर की रक्षा 4000 ट्रुप्स ये करते थे। और आप नीचे कश्मीर की तरफ आ जाइए, जहां पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तकरीबन 750 किलोमीटर का एरिया LOC है। वहां पे आज हमारे 1.5 लाख ट्रुप्स डिप्लॉयड है दहशतवादियों को रोकने के लिए, यानी कि 750 किलोमीटर के लिए आप 1.5 लाख ट्रुप्स करते हो, और 1000 किलोमीटर की जो ज्यादा है
वहां के लिए सिर्फ 5 साढ़े 3 या 4,000 ट्रुप थे, यानी कि बहुत ही कम ट्रुप थे। कारण था, अर्थात कारण ये था कि ये बहुत ही माउंटेनस एरिया था जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी भी दुश्मन अगर कोई आ जाएगा तो उसको वहां पे रहना ये काफी इम्पॉसिबल था। तो इसलिए ये बिल्कुल डेंजर नहीं था कि वो वहां पे काम कर रह जाएंगे। इसलिए जो डिफेंसेस थी ये काफी कम संख्या में रखी हुई थी। तो ये पहली बात थी। दूसरा, एनिमी ने आस्ते आस्ते सोल्जर्स को अंदर लाना शुरू किया है। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, स्नो स्कूटर्स का इस्तेमाल किया, का इस्तेमाल, पोर्टर्स का इस्तेमाल किया, उनकी एम्यूनिशन लाई गई, उनका सामान लाया गया, लेकिन ये सब चीजें चुपचाप से हुई। और ये एरिया अभी आप देखिए कि ये पूरी हमारी एलओसी के ऊपर ये एरिया जो है ये पूरा बिल्कुल वेकेट था, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ये जोजिला आपको नजर आ रहा है, श्रीनगर नजर आ रहा है, ये द्रास नजर आ रहा है, कारगिल। आप एक बार इंपॉर्टेंट टाउन्स फिर देखिए, श्रीनगर, जोजिला, द्रास, कारगिल और इस तरफ इंडस रिवर, और ये है आपका एलओसी। और अभी आप देखिए कि इतना बड़ा जो अंतर है, यहाँ पे कौन था? कोई नहीं था। ठीक है। और हमारी डिप्लॉयमेंट कहाँ थी? थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट हमारी यहाँ पे थी मारपोला के अंदर, थोड़ी सी थी बटालिक के अंदर और थोड़ी सी थी काक्सर के अंदर, लेकिन बाकी जगह पे कुछ नहीं था। तो ये इतना लंबा एरिया, जहां जहां गैप्स थी वहां पे उन्होंने अपने जो फौज है उसको अंदर गुजारना शुरू कर दिया। और आस्ते आस्ते ये अंदर आए, चुपचाप से अंदर आए, अलग अलग जगह के ऊपर उन्होंने अपने ट्रुप लगाए। तो जो जब उनकी बिल्डअप पूरा कंप्लीट हुआ तो तकरीबन 11 बटालियन थी उसको अंदर थी, द्रास के अंदर नहीं थी, द्रास के ऊपर के हाइट्स के ऊपर थी, काक्सर के ऊपर के हाइट्स के ऊपर थी, बटालिक के हाइट्स के ऊपर थी, वगैरह वगैरह। और यहाँ से ये जो रोड है, ये रोड, इस रोड के ऊपर फायर करके ट्रैफिक रोकना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो तब हमें पता लगा कि भैया अभी यहाँ पे कोई ये आए हुए हैं। तो 2-2.5 महीना इस प्रकार की ऑपरेशन चली। तो ये जो थे, इसमें देखने वाली बात क्या थी, ये पता कैसे लगा? 4 मई को कुछ लोग जुबार में आपको नजर आ गए। हमारी पेट्रोल वहां पे गई थी, पेट्रोल का क्लैश हुआ था, और आपको हमारी कारगिल वॉर की सबसे पहले कैजुअलिटीज यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे हमारे सौरभ कालिया का छोटा सा पेट्रोल के ऊपर उन्होंने हमला किया। उसके बाद उन्होंने आगे जाके पेट्रोल क्लैश हुआ बटालिक के अंदर। उसके बाद और एक आगे क्लैश हो गया बशको के अंदर, द्रास के अंदर, काक्सर के अंदर। तो ये सब जगह पे फिर पता लगा कि भैया ये यहाँ से तुरतुक से लेकर यहाँ तक क्लैशेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही है, कोई सेना ही है। तो 4 दिन के अंदर इस प्रकार के क्लैश हो गए, और तब पता लगा कि अभी यहाँ पे काफी सारी फौज पाकिस्तान के अंदर आई हुई है। और इसके बाद जनरल मलिक तब उन्होंने ये प्लान किया कि अभी इनके ऊपर हमला करके उनको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो लड़ाई का जो फील्ड था, इसके अंदर जो हमारी तंत्रज्ञान थी, हमारी टेक्नोलॉजी थी, हमारे जो बड़े शस्त्र थे, इसका यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं था। आप 26 जनवरी की परेड को देखते होंगे, वहां पे आप बहुत बड़े शस्त्र देखते हैं, तोपखाना देखते हैं, मिसाइल देखते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल देखते हैं, लेकिन ये कोई भी वेपन्स यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पूरा माउंटेनस एरिया था, और यहाँ पे केवल सोल्जर्स और उनका नेतृत्व यही काम कर सकते थे। सोल्जर्स के पास क्या हथियार था? राइफल। इसके सिवाय कोई भी शस्त्र यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था। और ये बोला जाता है कि लड़ाई के अंदर 2 घटक होते हैं, एक होता है सोल्जर और दूसरा होता है उनका शस्त्र। और ये माना जाता है कि शस्त्र कैसे भी हो, अगर सोल्जर अच्छा है तो हम लड़ाई जीतते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोस्ट वाइटल फैक्टर ऑफ एनी सक्सेसफुल बैटल हैज ऑलवेज बीन द वैलर ऑफ इंडिविजुअल सोल्जर्स, यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस। अल्टीमेटली जब हम बोलते हैं सेना लड़ती है, इसका मतलब क्या है? सोल्जर्स लड़ते हैं, उनके ऑफिसर्स लड़ते हैं। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो सेना नहीं लड़ेगी। और यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि इट इज द मैन ऑन द बैटल फील्ड विच टिल्ट्स द स्केल ऑफ वॉर। आपके पीछे कितने भी आदमी हो, अगर जहां पे जो आदमी फ्रंट के ऊपर है, अगर वो अपने राइफल का इस्तेमाल करके नहीं लड़ेगा तो लड़ाई आप जीत नहीं सकते हैं। और ये लिखा हुआ है कि एवरी एक्शन, लार्ज और स्मॉल, इज डिसाइडेड बाय व्हाट हैपेंस इन द फ्रंट देयर। तो यहाँ पे लड़ाई ये जो होती है वो ये सोल्जर्स करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन सोल्जर्स की जो ब्रेवरी थी, अभी इसके बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
ओके, तो ये जब लड़ाई का प्लान बना तब ये देखा गया कि एक साथ हम सब जगह पे लड़ाई नहीं कर सकते, हमें जो फौज लानी थी उससे बाहर से लानी पड़ी। हमने एक डिवीजन, एक माउंटेन डिवीजन लाई कश्मीर वैली से, वहां पे वो दहशतवादी अभियान में लगी हुई थी। उनको बोला गया कि वो काम छोड़ो, यहाँ पे लड़ाई करो। और दूसरी एक डिवीजन यानी कि 20,000 सोल्जर्स ये बरेली जो उत्तर प्रदेश में वहां से लाया, तो उनको ऑब्वियसली एक्लेमेटाइज करना पड़ा 20-22 दिन के लिए। और एरिया इतना नैरो था कि एक समय आप एक या दो जगह के ऊपर ही हमले कर सकते थे। तो इसलिए प्लान ये बनाया गया कि सबसे पहले यहाँ पे जो पाकिस्तान के सोल्जर्स आए उसको निकालो, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता ये काफी पास था, इनको पहले निकालो। इसलिए द्रास को प्रायोरिटी 1 बनाया गया और प्रायोरिटी 2 बटालिक था, क्योंकि तरतुक को डेंजर होने वाला था अगर यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर को वो काटने की कोशिश करते। और उसके बाद काक्सर और उसके बाद मशको, इस प्रकार की ये प्लान बनी गई। तो ये सब बैटल्स तब शुरू हो गई। इसके बारे में अभी हम हमारा जो फेज 2 है यहाँ पे बात करेंगे। इस बैटल के अंदर आपको पता है कि हमारे 550 सोल्जर्स ने अपने जान वहां पे दे दी। ये यंग सोल्जर्स और यंग ऑफिसर्स की बैटल थी। वहां पे जो हीरोज थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट थापर वगैरह, ये सब हीरो ने किस प्रकार से लड़ाई की, इसके बारे में हम आगे वाले इसके अंदर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी अगर पॉसिबल है तो मैं आपको एक कैप्टन विक्रम बत्रा की एक ये दिखाना चाहता हूँ वीडियो। अगर देखते हैं कि क्या हम उसे देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि विक्रम बत्रा एक ऐसे हीरो थे कि जिसके बारे में बोलना ये एकदम जरूरी है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि क्या ये हो सकता है कि नहीं है। तो ओके, अभी मैं कोशिश करता हूँ इसे ये करने की। देखते हैं कि ये वीडियो प्ले होता है कि नहीं है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिए, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये होता है कि नहीं है। ये विक्रम बत्रा वीडियो है, इसे अभी हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाहीये का? हा, व्हिडिओचा आवाज नाही येत. अच्छा, ते मला शेअर मी पुन्हा आता काय करू का? हो. थर्टीन्थ जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए कारगिल की लड़ाई के मैदान में ही तरक्की दी गई थी और वे इस लड़ाई में सबसे कम उम्र के कैप्टन बने थे। अपनी बटालियन में शेरशाह के नाम से मशहूर कैप्टन बत्रा ने 20 जून को टाइगर हिल के पास .5140 की चोटी फतह कर इस जीत को अपने साथियों के नाम किया था और उस वक्त नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। .5140 से कैप्टन बत्रा की डेल्टा कंपनी ने 13 घुसपैठियों को मारकर भारी तादाद में असलहे बरामद किए। इनमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी थी, लेकिन उनकी जीत निशान .4875। कैप्टन बत्रा और उनकी कंपनी के जवान फिर निकल पड़े। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूंगा कि उनके घर वालों को शांति मिले
और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। पॉइंट 4875 पर फतह तो हुई, पर सेना के जांबाज कैप्टन नहीं लौटे। 7 जुलाई को कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। कैप्टन बत्रा इज नो मोर। 13 जनवरी। ओके, यहाँ पर मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है ये अभी खत्म हो गई है। अगर कुछ सवाल है तो हम सवाल अभी ये कर सकते हैं। अगर जरा आप ये देखिए, यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है ये खत्म हो गई है, तो मैं देखता हूं कि कोई सवाल है कि नहीं। है? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और जो पार्ट 2 है ऑपरेशन विजय या कारगिल दिन जो कल होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा ने किस प्रकार से हमला किया, इसके सिवाय लेफ्टिनेंट विजयन थापर, उसके बाद मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ये सभी ने जितना जो शूर काम किया ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो यंग ऑफिसर्स थे, ये यंग सोल्जर्स थे जिन्होंने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये लड़ाई का अल्टीमेट नतीजा क्या हुआ, लड़ाई हमने जीत ली, उसके बाद की पोजीशन क्या हुई, ये सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई इंडियन आर्मी ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी हुई थी और पाकिस्तान को हमने हमारे एरिया से बाहर निकाला था। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि आगरा में आगे शांतता एक बार फिर करने की कोशिश की गई, उसमें कामयाबी नहीं मिली। और उसके बाद जब आप आज देखते हैं तो आज चाइना और पाकिस्तान की एक एक्सिस बनी हुई है और जो हमें अलग अलग तरीके से तंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये माना जाता है कि चाइना और पाकिस्तान का ये जो चैलेंज है ये बहुत दिन अभी चलने वाला है और हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है, क्योंकि 99 की लड़ाई कारगिल की हमने जीत ली, लेकिन आज का जो लड़ाई चाइना के साथ चल रहा है, जो गलवान में हुआ था, ये भी एक लड़ाई ही है जो एक सुपर हाई एल्टीट्यूड के अंदर हो रही है। तो ये लड़ाई अभी चलते रहेगी। इसके अंदर जब तक देश पूरा इकट्ठा नहीं होता, जब तक हम सब लोग हमारी जिम्मेदारियां ठीक तरह से नहीं निभाते, तब तक ये लड़ाई चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हम जीत नहीं पाएंगे। सोल्जर्स अपना काम तो करते हैं। इन्होंने जब ये हमले में गए, इनको पता था कि उसमें से 50% से भी ज्यादा सोल्जर्स ने जिंदा वापस नहीं आना था, फिर भी वो लड़ाई में गए। उनको अब पुलिस के बारे में परवाह थी, लेकिन उन्होंने कोई पीछे नहीं देखा, वो लड़ने के लिए गए और काफी सारे वापस नहीं आए। इसके बाद काफी सारे सोल्जर्स की जो जिंदा वापस आए, कुछ लोगों की एंगेजमेंट्स वगैरह हुई थी लड़कियों के साथ, लेकिन एंगेजमेंट ब्रेक हुई क्योंकि कोई लड़की सोल्जर के साथ शादी नहीं करना चाहती थी वगैरह। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है ये चलती रही। आज भी लड़ाई जारी है, पाकिस्तान चाइना के साथ लड़ाई चलेगी। तो हम सभी ने एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए और अपना जो भी कर्तव्य है वो ठीक तरह से निभाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पूरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है और हम अगले हफ्ते इसी समय मिलेंगे और तब हमने जो लड़ाइयाँ हुई थी, बैटल ऑफ टोलोलिंग, बैटल ऑफ टाइगर हिल, बैटल ऑफ तुर्तुक वगैरह, इस सभी के बारे में बात करेंगे और जो वहाँ पे जो ब्रेव एक्ट्स हुए थे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई इन सब ब्रेव सोल्जर्स ने लड़ी थी। तब तक आपसे विदा लेते हैं, यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद।